गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आपका स्वागत है एक बार फिर नए वीडियो के अंदर। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है नया चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, रिटन बाय पैट्रिक ड्रिंगल। पैट्रिक ड्रिंगल के द्वारा लिखा हुआ है जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। यहाँ आज जो हम इसमें कर रहे हैं ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उसकी बायोग्राफी है कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल के अंदर अपनी एजुकेशन पूरी नहीं की और कैसे वो आगे उन्होंने जो शिक्षा है उसको जारी रखा, कैसे उसकी मदर ने उसकी हेल्प की। तो वो सारी उसके लाइफ के बारे में सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिनका जन्म 1879 के अंदर हुआ और उनकी डेथ 1955 में हो गई। और जैसा कि आपको पता है कि ही वाज ए वेरी फेमस साइंटिस्ट, बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन, कि न्यूटन के बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ही सबसे ज़्यादा महान फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्री कहलाते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, ये एक यंग आइंस्टाइन नामक एक बुक लिखी हुई थी, उसी में से ही कुछ भाग लिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश या पार्ट, ये लिया गया है। द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल, और ये एक बहुत ही वेल नोन बायोग्राफर है पैट्रिक प्रिंगल। बायोग्राफर का मतलब किसी की जीवनी के बारे में लिखने वाले, उसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। द यंग आइंस्टाइन डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सपल्सन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल, कि कैसे उसमें वर्णन किया है उसने कि कैसे वो परिस्थितियां पैदा हुई, कैसे वो सिचुएशन बनी, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे कि जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी के एक स्कूल से निकाल दिया गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने जर्मनी का एक स्कूल छोड़ दिया था। वो कैसे हुआ था, वो वजह क्या थी। यहाँ मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या अंतर है। बायोग्राफी होती है कि जब कोई और व्यक्ति किसी के बारे में लिखे, मान लो मैं राइटर हूं और मैं आपकी जीवनी के बारे में लिख रहा हूं, तो आपकी जीवनी जो है वो क्या कहलाएगी, बायोग्राफी कहलाएगी। पर अगर मैं अपने ही जीवन के बारे में लिख रहा हूं तो वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्या है, एक बायोग्राफी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूटन के अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में। इन व्हाट ईयर Einstein asked the history teacher, did the Persian defeat the French at Waterloo? He was in the school at that time. A history teacher came to him and asked a question from Albert Einstein. यानी कि जब वो स्कूल के अंदर था तो एक इतिहास के अध्यापक उसके पास में आए और इतिहास के अध्यापक ने आकर के उनसे पूछा, क्या पूछा कि कौन से साल के अंदर, आइंस्टाइन टेल मी, आइंस्टाइन मुझे बताओ कि कौन से साल के अंदर पर्शिया ने फ्रेंच को हराया, यानी कि फ्रांस को हराया था वाटरलू की लड़ाई में। वाटरलू नामक जगह के ऊपर ये लड़ाई हुई थी और उसने पूछा कि वाटरलू की लड़ाई के अंदर जो पर्शियन है यानी कि पर्शिया के जो लोग हैं उन्होंने फ्रांस को कब हराया था, कौन से सन में हराया था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या जवाब दिया, आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता श्रीमान। फिर पूछा, वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें पर्याप्त रूप से अक्सर हर बार तुम्हें बताया गया है इस चीज़ के बारे में, क्यों नहीं बताया। उसने कहा, आई मस्ट हैव फॉरगेटन, मैं अवश्य ही भूल गया था। उसने कहा, मैं अवश्य ही भूल गया हूँ सर, इसीलिए मुझे पता नहीं है। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन। ब्राउन टीचर है यहाँ पे, बॉन जिसके कहेंगे हम, आर साइलेंट रहता है, मिस्टर बॉन ने पूछा कि भाई क्या, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी उसको याद करने की कोशिश भी की है क्या कि कब ये लड़ाई हुई थी। नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया लर्न करने का। मतलब बिल्कुल स्पष्ट आंसर दिया। ही गेव आंसर वेरी क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से आंसर दिया। उसने कहा कि नहीं सर, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी यूजुअल अनथिंकिंग, सामान्य रूप से बिना सोचे समझे जो वो जवाब देता था, ऑनेस्टी, ईमानदारी, बिना सोचे हुए जो उसकी ईमानदारी थी, उसके साथ में जो वो जवाब देता था उसने वो जवाब दे दिया। उसने कहा कि नहीं श्रीमान, मैंने याद करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। तो मास्टर ने पूछा, टीचर ने पूछा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कि प्रयास किया तुमने। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स,
तो आइंस्टाइन का जवाब क्या था? आइंस्टाइन ने कहा कि आई कांट सी एनी पॉइंट, कि मुझे कोई विशेष बिंदु स्पष्ट नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं कि मुझे कोई तर्क नज़र नहीं आया इन लर्निंग डेट्स को याद करने में। उसने कहा कि डेट्स को याद करने में मुझे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लगी। आई डिडंट थिंक दैट एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लर्निंग एनी डेट, कि डेट्स को याद करने में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे मत नहीं नज़र आता, तो इसीलिए मैंने इनको याद नहीं किया। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक, क्योंकि हर व्यक्ति एक बुक के अंदर इन डेट्स को देख सकता है। अगर मुझे पता करना होगा कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी, तो आई विल सी इन बुक, मैं एक किताब में देखूंगा, और जब मैं एक बुक में देखूंगा तो मुझे डेट पता लग जाएगी। देन वाई देयर इज एनी नीड टू लर्न द डेट, तब आवश्यकता क्यों है एक डेट को याद करने के लिए। मिस्टर बॉर्न वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। जब ये बात आइंस्टाइन ने कही तो मिस्टर बॉर्न जो है वो कुछ समय के लिए स्पीचलेस हो गए, बोल ही नहीं पाए, आवाज़ ही नहीं निकली। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। तो लास्ट में अंततः टीचर ने कहा, मिस्टर बॉर्न ने कहा, यू अमेज मी, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया आइंस्टाइन। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। क्या तुम ये रियलाइज नहीं कर सकते कि वन कैन ऑलवेज लुक, कि एक व्यक्ति हमेशा देख सकता है चीज़ों को इन बुक्स, किताबों के अंदर। तब यहाँ तुम क्यों पढ़ने आते हो? अगर तुम्हें चीज़ें किताबों में ही देखने को मिल जाएगी, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड एनी थिंग्स इन बुक्स, देन वाई इज देयर एनी नीड टू कम हेयर, वाई आर यू हेयर इन दिस स्कूल। तुम इस स्कूल में क्यों हो? तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता क्या है अगर तुम चीज़ों को बुक में ही देख सकते हो तो? That applies to all the facts you learn at school. ये तो उन सभी फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है, लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो। हम जो तुम्हें सिखाते हैं वो तो बुक में ऑलरेडी है। अब जैसे मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, ये तो बुक में लिखा हुआ ही है, तो फिर मुझसे पढ़ने की आवश्यकता क्या है तुम्हें? ये सर, आइंस्टाइन ने कहा सर बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, बुक में देखा जा सकता है। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो टीचर ने उससे फिर कहा, इसका मतलब है मैं यही मानूं, आई सपोज मतलब मैं यही मानूं, यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, कि यू डोंट सी एनी पॉइंट, तुम्हें कोई भी बिंदु न, यानी कि कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र नहीं आती फैक्ट्स को लर्न करने में, मैं यही मानूं। तो आइंस्टाइन ने कहा, अल्बर्ट ने कहा, फ्रैंकली सर, स्पष्ट है श्रीमान, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, आई डोंट, मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं याद नहीं कर सकता इन चीज़ों को। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो टीचर ने फिर कहा उससे, ये इसका मतलब है तुम शिक्षा के अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, एजुकेशन के अंदर तुम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। ओह यस सर आई डू। उसने कहा, ओह यस सर, हाँ श्रीमान आई डू, मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ। बट आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन एजुकेशन, परंतु मैं ये नहीं सोचता कि फैक्ट्स को एजुकेशन में याद करना चाहिए, जैसे डेट वगैरह है और है, कि इनको एजुकेशन में, शिक्षा में याद करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो यहाँ पर हिस्ट्री टीचर ने कहा, इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी स्कास मतलब तेजी से, आवाज़, तेज़ आवाज़ के साथ में उन्होंने कहा कि इसका मतलब है, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, तो इसलिए आपके लिए अच्छा होगा। तो इसका मतलब उसने कहा कि ठीक है अभी सब कुछ जब तुम्हें ही पता है, तुम जानते हो सारी चीज़ों के बारे में, तो अब एक काम करो कि यू विल बी सो काइंड, आपकी बहुत दया होगी हम पर, कि टू टेल द क्लास, कि आप इस कक्षा को बताओ द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा की आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन सिद्धांत, कि शिक्षा का आइंस्टाइन सिद्धांत तुम इन बच्चों को समझाओ। भाई तुम हमारी बात तो समझ ही नहीं रहे, तुमने अपनी कोई एक थ्योरी बना रखी है, तुमने अपनी कोई सोच बना रखी है, तो एक काम करो, तुम यही सोच, यही सिद्धांत तुम इन बच्चों को बता दो, ताकि हम कृतज्ञ हो जाएं आपके। अल्बर्ट फ्लस्ड, अल्बर्ट जब वो थोड़ा सा फ्लश हो गया, यानी कि थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ, वहाँ पे वो चुप हो गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। उसके बाद में उसने कहा, आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ, इट्स नॉट फैक्ट्स, ये तथ्य नहीं है, दैट मैटर, जो मामला रखते हैं, बट आइडियाज़, परंतु विचार। उसने कहा, अब यहाँ पे इसने, आइंस्टाइन ने बताना शुरू किया, उसने कहा कि विचार होने चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? आइडियाज़ होने चाहिए। विचार जो हैं वही
मेन बात होती है। फैक्ट्स जो तथ्य हैं, तथ्य कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती, जबकि आइडियाज़ जो एक आते हैं एक पर्सन के दिमाग के अंदर, वही सबसे ज़्यादा मेन बात होती है। उसने कहा आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। तो मैं कोई महत्वपूर्ण नहीं देखता इन चीज़ों को कि मैं जो डेट्स हैं उनको लर्न करूं, लड़ाइयों की जो तारीखें हैं, लड़ाइयों की जो डेट्स हैं उनको लर्न करूं मैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, या फिर मैं ये लर्न करूं कि कौन सी आर्मी ने ज़्यादा लोगों को मारा। आई would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other। मैं इस बात में ज़्यादा रुचि लूँगा याद करने में कि क्या वजह थी कि इन सैनिकों ने लोगों को मारा। उसने कहा कि मैं लड़ाई कौन सी तारीख को हुई, कौन सी डेट को हुई, या फिर ये जो लड़ाइयाँ हुई इसमें किसने ज़्यादा मारा, मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा महत्व नहीं देता। आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, बट फॉर मी व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दीज थिंग्स, दैट इज़ दैट वाई दे किल्ड एनिमी सोल्जर्स, कि उन्होंने सोल्जर्स को क्यों मारा, एक सोल्जर ने दूसरे सोल्जर को क्यों मारा, कारण क्या था। मैं रीज़न के ऊपर ज़्यादा महत्व देता हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। दैट्स इनफ। मिस्टर बॉन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूल। अब क्या हुआ, मिस्टर बॉन्स जो है वो नाराज़ हो गए। उसने कहा बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, दैट्स इनफ, अब ये बहुत हुआ। अब उसकी आंखें जो है वो एकदम से थोड़ा गुस्से के साथ में भर गई थी, नाराज़गी उसके अंदर थी, उनकी आंखों के अंदर। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। अब मिस्टर बॉन्ड ने कहा कि बेटी का हमें तुम्हारे से एक लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन, हम नहीं चाहते कि तुम हमें लेक्चर दो। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। आज तुम क्या है, तुम्हारे लिए एक सज़ा है। अब वहाँ पर जो है वो सज़ा डंडों से नहीं दी जाती जैसा हम लोग देते हैं, वहाँ सज़ा क्या दी गई उन्होंने, कि उन्होंने सज़ा दी कि तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड और रुकोगे यहाँ पर इस स्कूल के अंदर। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल बी डू यू मच गुड। हालांकि मैं ये बिल्कुल कल्पना नहीं करता कि अगर तुम्हें मैं सज़ा दूं यहाँ पर रुकने की तो ये तुम्हारे लिए कोई फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि तुम क्लास में इंटरेस्ट तो लेते ही नहीं हो, तो इसलिए फ़ायदेमंद तो नहीं होगा। पर फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक्स्ट्रा और रुको, कि तुम यहाँ पर एक्स्ट्रा और ज़्यादा रुको, पर ये फ़ायदेमंद नहीं होगा, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। आई विल नॉट डू द स्कूल एनी गुड, इट विल नॉट डू द स्कूल एनी गुड, और न ही स्कूल का कोई अच्छा होगा इधर भी। यू आर ए डिसग्रेस, तुम एक अपमान हो, तुम अपमानित करने वाले एक बच्चे हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों लगातार स्कूल आ रहे हो, क्या वजह है तुम्हारे स्कूल आने की। इट्स नॉट माई विश, अल्बर्ट पॉइंट आउट। तो अल्बर्ट ने भी जवाब दे दिया, उसने बिना सोचे समझे जवाब दे रहा था, एकदम से बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। बोला मैं भी नहीं चाहता, इट्स नॉट माई विश, ये मेरी चाहत नहीं है स्कूल आना श्रीमान जी, ये तो मुझे मजबूरी में स्कूल भेजा जाता है और मैं आ रहा हूँ। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। तब उसने कहा इसका मतलब है कि तुम एक बहुत ही अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ, यानी कि जो किसी की कृतज्ञता प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति नहीं हो। अनग्रेटफुल, इसका मतलब है कि तुम आभारी नहीं हो किसी के भी। एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें अवश्य ही अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि भाई हम तुम्हें इतनी चीज़ें सिखा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं खुद स्कूल नहीं आना चाहता, ये तो मुझे भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कि तुम हमारी शिक्षा का अपमान कर रहे हो, तुम अनग्रेटफुल हो, और तुम्हें अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुम्हें सुझाव दूंगा तो कि तुम अपने माता पिता से कहो कि तुम्हें यहाँ से ले जाए। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। अल्बर्ट जो उसने बहुत ही अपने आप को दयनीय सा महसूस किया कि जब उस दोपहर को वो स्कूल से घर की ओर घर गया। ही लेफ्ट स्कूल, उसने स्कूल छोड़ा दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, इस वजह से नहीं था वो मिजरेबल, दयनीय, कि भी ये दिन उसके लिए बहुत बुरा बीता था और सर ने उसको सज़ा दी थी। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, क्योंकि अधिकतर दिन अब उसके लिए बुरे ही बीत रहे थे। एनीवे खैर, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, परंतु वो दयनीय इसलिए था, वो उदास इसलिए था कि उसे एक बार फिर वापस जाना था। कहाँ पर? उसी घृणित स्थान, स्कूल को वो घृणित हेटफुल प्लेस बोल रहा था, कि वो घृणित स्थान के ऊपर वापस जाना था। अगली सुबह एक बार फिर उसे वापस जाना पड़ेगा। He only wished his father would take him away. उसकी केवल एक ही इच्छा थी, वो क्या थी कि उसके पिता उसे वहाँ से ले जाए। But there was no point in even asking, परंतु इतना पूछने में कोई
पॉइंट नहीं था, कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं थी कि भी अपने फादर से जाकर के कहे कि भी आप मुझे स्कूल से निकाल लीजिए। उसे पता था, ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, वो जानता था कि आंसर क्या होगा। उसके फादर उसको डिनाई करेंगे और वो उसे नहीं निकालेंगे। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसे अवश्य ही इस स्कूल में रुकना था। ही वुड हैव टू स्टे, उसको रुकना ही पड़ेगा जब तक कि वो कोई डिप्लोमा इस स्कूल से ना ले ले। गोइंग बैक टू हिज लॉडगिंग, लॉडगिंग मतलब निवास स्थान। गोइंग बैक टू हिज प्लेस, अपनी वापस निवास स्थान पर जाते हुए, डिड नॉट चीयर हिम अप, उसे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर, उसके पिता ने बहुत ही थोड़ा सा पैसा बचाया था। उसके पिता गरीब थे काफ़ी ज़्यादा, बहुत थोड़ा पैसा बचाया था। दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, कि अल्बर्ट जो है उसे एक कमरा दिया जा सके इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। म्यूनिक एक जगह है और वहाँ पे जो क्वार्टर बने हुए हैं, छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, उनमें सबसे कमज़ोर सा दिखने वाला भी कमरा उसको अलग से दिया जा सके, ऐसा उनके पास में पैसा नहीं था, इसलिए वो लोगों के साथ में ही रह रहे थे किसी के घर पर। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, उसे बुरा नहीं लगता था, उस माइंड कभी उसने बुरा नहीं माना फॉर बैड फूड, बुरे भोजन के लिए, एंड लैक ऑफ कंफर्ट, और या फिर उसको आराम की कमी थी, उसका भी उसने बुरा नहीं माना। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलो, यहाँ तक कि जो गंदगी और जो वहाँ पे मिट्टी फैली हुई थी, उसका भी उसने कभी बुरा नहीं माना। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, परंतु उसे हमेशा घृणा रहती थी, वो घृणा करता था हमेशा, कहाँ से, किससे, स्लम वायलेंस, वो जो झुग्गी बस्तियों की हिंसा थी उससे वो घृणा करता था। रहता था झुग्गी बस्ती के अंदर, ठीक है, लोगों के घरों में ही एक ऐसा परिवार जहाँ पे 5-7 सदस्य पहले से ही थे और उनके साथ ही वो रहता था, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत पैसा नहीं था। परंतु इन सब चीज़ों से उसे कोई नफरत नहीं थी, बुरा नहीं लगता था, पर उसको बुरा लगता था कि जब वो झुग्गी बस्ती के, स्लम का मतलब होता है झुग्गी बस्ती, झुग्गी बस्ती के लोग जब आपस में लड़ाई करते थे। His landlady beat her children regularly, उसकी जो लैंडलेडी है, मकान मालकिन है, वो अपने बच्चों को रोजाना पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर सैटरडे को उसका जो पति है वो पिए हुए आता था, केम ड्रंक, वो पिए हुए आता था, एंड बीट हर, और वो उसको पीटता था लैंडलेडी को। लैंडलेडी बच्चों को पीटती थी और हर सैटरडे को उसका पति दारू पी करके आता था और वो इनको पीटता था। तो हर तरफ बुरा हालत थे वहाँ पर, ठीक है। तो आज जो है वो हम यहीं तक ही करेंगे इस वीडियो के अंदर, और अगले वीडियो के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर इस वीडियो में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।